नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक पॉसिबल प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे दिसंबर 18 के प्रमुख खबरों के बारे में। चलिए देखते हैं दिसंबर 18 को देश, दुनिया और प्रदेश में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रही हमारी आज की सुर्खियां। सबसे पहले डिस्कशन होगा भारत और विश्व बैंक के बीच में अभी $400 मिलियन का एक समझौता हुआ है। देखेंगे इस किस बारे में हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसान कल्याण मिशन, ये देखेंगे कहाँ चलाया जा रहा है। इसके बाद डिस्कशन होगा दुनिया के सबसे बड़े रेलवे पुल के बारे में, देखा जाएगा ये पुल कहाँ बन रहा है। और इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे चिल्लाटी हल्दीबाड़ी रेल मार्ग के बारे में, जानेंगे ये रेल मार्ग कहाँ पे स्थित है। इसके बाद हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों को चीनी के निर्यात सब्सिडी हस्तांतरित करने का फैसला किया है, तो देखेंगे कितनी अमाउंट की सब्सिडी दी जाएगी किसानों को। इसके बाद डिस्कशन होगा न्यू डेवलपमेंट के बैंक के बारे में। इसके बाद डिस्कशन होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। फिर अंत में हम डिस्कस करेंगे वन लाइन ऑफ द डे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली खबर हमारी, भारत सरकार और विश्व बैंक ने $400 मिलियन की परियोजना के लिए हस्ताक्षर की है। ठीक है, कितने मिलियन की? 400 मिलियन की। तो अगर एग्जाम में आता है कि हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने कितने अमाउंट की परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए आपस में, तो $400 मिलियन की परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए। परियोजना किस लिए चलाई जाएगी? तो कोरोना के दौरान या कोविड के दौरान जो गरीब और कमज़ोर लोग थे उन पे इसका असर ज़्यादा ना पड़ पाए, इसलिए भारत सरकार ने विश्व बैंक से $400 मिलियन के लोन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके लिए विश्व बैंक भारत को $400 मिलियन की सहायता देगा, वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। इसका फ़ायदा ये होगा जो गरीब और कमज़ोर वर्ग है उनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। और हालांकि ये पहला कार्यक्रम नहीं है। कोविड के दौरान भारत सरकार ने 750 मिलियन की और सहायता ली थी वर्ल्ड बैंक से। देखिए मेंशन किया हुआ मैंने कि यह कोविड के प्रभाव से गरीबों कमजोरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम में दूसरी श्रृंखला होगी। क्यों? क्योंकि पहली श्रृंखला में भारत ने मई 2020 में $750 मिलियन की सहायता ले चुका है वो। तो देखिए अलग से मैंने मेंशन किया है कि गरीब, असंगठित श्रमिकों, प्रवासियों आदि को भोजन नगद सहायता प्रदान करने में सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या थी कि $400 मिलियन का ऋण भारत ने लिया है, इसके अलावा विश्व बैंक। तो कुछ बातें विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम में आती हैं अक्सर। तो विश्व बैंक क्या है? यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय प्रदाताओं में से एक है। ठीक है, जिसका लक्ष्य क्या है कि वैश्विक स्तर पर गरीबी को समाप्त करना, ठीक है, और 7 देशों में सहयोग को बढ़ावा देना। इसके अलावा जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक अलग से कोई संस्था नहीं है, वो इन दोनों संस्थाओं का मिला जुला रूप है। इन दोनों को संस्थाओं को जब मिला दिया जाता है आपस में तो इनका नाम बनता है विश्व बैंक। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में 189 देश इसके सदस्य हैं, 189 कंट्रीज विश्व बैंक की मेंबर हैं। और डेविड मलपास वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। तो ये कुछ खास बातें थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगली खबर तरफ चलते हैं। हमारी अगली खबर क्या है? किसान कल्याण मिशन। ये कहाँ चलाया जा रहा है? किसान कल्याण मिशन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाने का फैसला लिया है। ठीक है, इस कार्यक्रम का क्या सार है, मतलब क्यों चलाया जा रहा है? तो इसके तहत राज्य सरकार द्वारा कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कृषि क्षेत्र, MSME या जो लाइवलीहुड मिशन है, आजीविका मिशन, उनसे संबंधित प्रदर्शनियाँ कराई जाएंगी। सब किसान सभाएँ आयोजित की जाएंगी, जिससे कि किसानों को सरकारी योजनाओं और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके फ़ायदे बताए जा सकें। देखिए मैंने मेंशन किया है कि किसानों की कृषि संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किसान सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक और कृषि विभाग के कार्यकर्ता किसानों को वैज्ञानिक खेती के फ़ायदे बताएंगे, जिससे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। इसके अलावा हाल ही में जो कृषि बिल पास किया गया है उससे भी रूबरू को कराया जाएगा लोगों को, कि वो जान सके कि उस कृषि बिल के क्या फ़ायदे हैं भारत सरकार ने जो कृषि बिल पास किया है। इसके अलावा भारत सरकार जो है किसानों के लिए कुछ स्कीम चला रही है। वो कौन सी स्कीम है जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है? तो पहली स्कीम गवर्नमेंट चला रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके तहत प्रतिवर्ष किसानों को 2-2 हज़ार की 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कि सीधे किसानों के खाते में जाती है। इसके अलावा एक और योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना के माध्यम से क्या होता है, जो हमारे वृद्ध किसान हैं उनको 3,000 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। इसके अलावा एक और योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके माध्यम से किसानों को एश्योरिटी दी जाती है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से उनकी फसल जो है अच्छी नहीं हो पाती है तो उन्हें बीमा की राशि मिलेगी। इसके लिए क्या है, रबी की फसल के लिए 1.5% की किस्त चुकानी पड़ती है। कुल बीमा राशि का 1.5% किसान को चुकाना पड़ता है।
आपका खरीफ फसल के लिए 2% की बीमा राशि होती है, और अगर आप बागवानी कर रहे हैं तो आपको 5% की बीमा राशि चुकानी पड़ेगी। याद रखिएगा, 5% बागवानी, 2% खरीफ के लिए, ठीक है, और 1.5% रबी की फसल के लिए। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछ देता है कि रबी की फसल के लिए कितना लिया जाता है आपसे प्रीमियम, तो 1.5% का प्रीमियम लिया जाता है सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा एक और योजना चलाती है भारत सरकार, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो ये कृषि पर, जैसे कि नाम से समझ रहे हैं परंपरागत कृषि, तो इसका मतलब है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार योजना चला रही है। यहाँ पे चूंकि ये किसान कल्याण मिशन जो है उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ खास बातें। यह भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर हम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला, दूसरा या तीसरा स्थान लगा देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर आता है। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। 2 डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में, जिनके नाम है दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। चलिए, कुछ खास बातें थी, आगे बढ़ते हैं अगली खबर तरफ। अगली खबर है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, रेलवे पुल। ये कहाँ बन रहा है? ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे बन रहा है। ये क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है, ठीक है। कब तक पूरा होगा? 2021 में ये पूरा हो जाएगा। तो इस रेल पुल की लंबाई कितनी है? ये 1315 मीटर, ठीक है, 1315 मीटर लंबा है। और इसके द्वारा क्या होगा फ़ायदा इसके बनने से, कि ये कश्मीर घाटी को 2022 तक शेष भारत से रेलवे मार्ग से जोड़ देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है बारामूला को जम्मू से जोड़ेगा। तो कुछ बातें यहाँ खास लिखी हुई हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है इस रेलवे पुल की? चूंकि सबसे ऊंचा रेलवे पुल है तो इसकी ऊंचाई पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। याद रखिएगा, 359 मीटर की ऊंचाई पर इसको बनाया जा रहा है। अगर इसका कंपैरिजन करें तो पेरिस के एफिल टावर से 30 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। तो एफिल टावर बहुत ऊंची स्मारक है, उससे 30 मीटर ऊंचा ये आपका होगा पुल। इसे फिनलैंड और जर्मनी की कंपनीज ने डिज़ाइन किया है। और कोंकण रेलवे, जो कि गोवा की एक भारत सरकारी कंपनी है जो कि गोवा में स्थापित है, वो इस पुल को बनाने का काम कर रही है, इस कार्य को निष्पादित कर रही है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा आर्च, ठीक है, आर्च के आकार का। आर्च क्या होती है? ऐसे यूं, ठीक है ना, हल्का सा स्लांट इस तरीके से। तो आर्च के आकार का पुल होगा, ठीक है। ये जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाओं का सामना कर लेगा। और इसकी एक्सपेक्टेड एज 120 वर्ष है। तो लगभग अगले 120 वर्ष तक ये पुल जैसे का तैसा बना रहेगा। चूँकि ये चिनाब नदी बनना है, तो कुछ बातें चिनाब नदी के बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ? ये हिमाचल के लाहौल स्पीति से निकलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले से निकलती है और जम्मू कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान से होकर बहती है और अंत में अरब सागर में गिर जाती है जाके, ठीक है। ये अब चूँकि ये देखिए, ये जब निकलती है लाहौल स्पीति से, लेकिन लाहौल स्पीति में ये वहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। कौन सी? चंद्र और भागा, ठीक है। ये 2 नदियाँ हैं, टांडी में जब मिलती हैं तब ये बनती हैं चिनाब नदी, ठीक है। और पुराणों और वेदों में चिनाब नदी का जो पुराना नाम दिया गया है, प्राचीन नाम, वो है अस्किनी, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है कि चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी है। कई बार मैच द फॉलोइंग में कई सारी पुरानी नदियों के नाम दे देता है कि नदियों का वर्तमान नाम, पुराना नाम, वहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना रहता है। तो आपको नाम याद रखना है, चिनाब का अस्किनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर तरफ। अगली खबर है हमारी चिल्लाटी हल्दीबाड़ी रेल मार्ग। ये कहाँ बन रहा है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में खोला जाएगा। ये पहले 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसके पहले ये चालू था, लेकिन जब युद्ध हुआ उस दौरान इसे बंद कर दिया गया था। अब फिर से 55 वर्ष बाद इसे खोला जा रहा है। तो देखिए ये क्या करेगा, रेल मार्ग से कोलकाता से सिलीगुड़ी तक ब्रॉड गेज मुख्य मार्ग का पहले ये हिस्सा था, ठीक है। पहले हमारे यहाँ सिलीगुड़ी जो गाड़ियाँ जाती थी वो इसी रास्ते से होके जाती थी, लेकिन बाद में जब ये बंद कर दिया गया तो अब इसे 55 वर्ष के बाद खोला जा रहा है। कब? इसका फैसला कल भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों की आभासी बैठक, वर्चुअल बैठक हुई थी, शिखर सम्मेलन, उसमें इसका फैसला लिया गया, ठीक है। तो 1965 के पहले भारत और बांग्लादेश के बीच 6 रेल संपर्क यान थे, उनमें से 4 को खोल दिया गया है, 5वां ये खोलने का फैसला लिया गया है। जो 4 खोले गए उनके नाम है पेट्रापोल बेनापोल, गोड़े दर्शन, सिंगाबाद रोहनपुर और राधिकापुर बिरोल, ठीक है। और अब कौन सा खोला जा रहा है? चिल्लाटी हल्दीबाड़ी। तो उनके नाम याद रखना, अक्सर पूछ देता है कि पेट्रापोल बोनापोल आपसे पूछ दे कि ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना पेट्रापोल बोनापोल भारत बांग्लादेश की सीमा पे स्थित है। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना बनी है। इसके अलावा इसके बन जाने से क्या होगा कि ये असम और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से बहुत आसानी से जोड़ देगा। और इसके माध्यम से भी वर्तमान में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि सिर्फ कार्गो को ही आने जाने की अनुमति होगी, अर्थात माल गाड़ियाँ ही सिर्फ निकलेंगी इससे, अभी पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी वहाँ से,
ठीक। तो कुछ बातें बांग्लादेश के बारे में, कुछ हालांकि एक बात छूट गई कि हल्दीबाड़ी जो है, यहाँ पे चूंकि मैंने आपको बताया चिल्लाटी हल्दीबाड़ी रेल मार्ग है, तो हल्दीबाड़ी भारत में स्थित है, भारत के पश्चिम बंगाल में, और चिल्लाटी बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को। अब बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें, तो ये भारत के पूर्व में स्थित है, बंगाल खाड़ी के पास में। इसकी राजधानी ढाका है और वहाँ की मुद्रा बांग्लादेशी टका है, और वहाँ की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली खबर देखते हैं। हमारी अगली खबर है, किसानों को चीनी पर 3500 करोड़ की निर्यात सब्सिडी हस्तांतरित करने का फैसला तो किसने किया है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने। तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर बताना है कि इस मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। हालांकि इसका उत्तर मैं कल आपको बताऊंगा। हालांकि आप अगर जानते हैं तो आप बताइए इस बात को, कितने रुपए को सब्सिडी देने का फैसला किया है? तो 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया, क्योंकि भारत में इस वर्ष अनुमान लगाया गया है कि चीनी का उत्पादन हमारी जो घरेलू खपत है, घरेलू ज़रूरत है, उससे ज़्यादा होगा। तो इसलिए भारत सरकार चीनी को निर्यात करेगी। उस निर्यात के लिए सब्सिडी जो है हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है। तो ये सब्सिडी सीधे गन्ना किसान है उनके बैंक खातों में दी जाएगी। तो भारत में चीनी उद्योग की कुछ खास बातें जान लेते हैं। भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना और गन्ने की चीनी का उत्पादक करने वाला देश है। और भारत में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पहले और दूसरे नंबर पे हैं चीनी के उत्पादन में। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन ज़्यादा होता है, जबकि महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन ज़्यादा होता है। हमें ये बात का ख्याल रखना है। और यहाँ पे एक बात आई थी कि यह भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। तो पहला उद्योग जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है सूती वस्त्र उद्योग, जो कि कपास पे डिपेंडेंट है। तो हमें याद रखना है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कपास, नंबर 1 पे आता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे चीनी उद्योग आता है, जो कि गन्ना पे डिपेंडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 16 दिसंबर 2020 को $1 अरब के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके माध्यम से भारत सरकार मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत, जो कि मई में भारत सरकार द्वारा चालू किया गया था कोरोना से निपटने के लिए, विभिन्न वर्गों को कोरोना के मार से बचाने के लिए इस अभियान का शुरुआत किया गया था मई 2020 में भारत सरकार के द्वारा। तो इस अभियान के माध्यम से मनरेगा और इन दोनों को साथ ले जाके लोगों को रोजगार प्रदान करना, जिससे कि लोगों का फ़ायदा हो सके इससे। देखिए यहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात आई, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं हम लोग। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ब्रिक्स कंट्री हैं, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स, इन पांचों देशों ने मिलकर इस बैंक का गठन किया था। कब किया था? 15 जुलाई 2014 को इसका गठन हुआ था ब्रिक्स बैंक का। हमें याद रखना है, ब्रिक्स बैंक का गठन 15 जुलाई 2014 को हुआ। किसने किया? ब्रिक्स देशों ने। ब्रिक्स देश में 5 कंट्रीज आती हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। इन्होंने मिलकर इस बैंक को बनाया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चीन के सांघाई शहर में है। याद रखना है कि अगर आपसे आता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो चीन के सांघाई शहर में है। वर्तमान में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन कौन है? तो यहाँ के वर्तमान चेयरमैन मार्कोस पेड्रो ट्राइजो हैं, जो कि ब्राज़ील के निवासी हैं। इसके पहले इसके चेयरमैन भारत के केवी कामत थे, ठीक है, लेकिन अभी पिछले साल चेंज हो गए हैं इसके चेयरमैन, जो कि अब हैं ब्राज़ील के मार्कोस पेड्रो ट्राइजो। हमें इतना याद रखना है इसके बारे में। चलिए अगली खबर तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा सेक्शन वन लाइनर्स, जिसमें हम डेली के वन लाइनर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वन लाइनर क्या है कि हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन दिया गया है, और ऐसा सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला वह भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। तो इसका पहला होना ही एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे एग्जाम में आता है कि भारत का पहला कौन सा चिड़ियाघर है जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो हमें याद रखना है कि हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट मिला अभी हाल ही में। अगली खबर क्या है? DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसने क्या है स्वदेशी तरीके से निर्मित पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है। अगली खबर क्या है हमारी? इस भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसको सेल नाम से जाना जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने क्या किया? स्टील सेक्टर में गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2020 जीता है, और ये लगातार पिछले 2 वर्षों से इस पुरस्कार को जीत रहा है। तो अगर पेपर में आता है कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से, तो याद रखना स्टील सेक्टर से क्षेत्र से है। और इस वर्ष किसने जीता है? तो सेल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने इस पुरस्कार को जीता है। अगली खबर हमारी क्या है? इसरो ने PSLV C50 का उपयोग करके कौन से उपग्रह को कल छोड़ा है? तो CMS-01, जिसका पुराना नाम था GSAT-12R, ठीक है, इसको लॉन्च किया है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। तो हमें याद रखना है PSLV 50 से लॉन्च किया था। किस चीज़ को लॉन्च किया? तो CMS-01, जिसका पुराना नाम GSAT-12R है, जो ये एक संचार उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया है।
अगली खबर क्या है कि गोवा में स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज सुजीत को कमीशन किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में अगर पेपर में आ जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सुजीत किस क्षेत्र से संबंधित है, तो तुम्हें याद रखना है कि ये तटरक्षक जहाज है जिसको कमीशन किया गया है गोवा में। ठीक है, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, भारतीय तटरक्षक बल को ये दिया गया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते रहे हैं और आएंगे भी। अगली खबर क्या है, हाल ही में अमेरिका ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि किस देश ने डाला है भारत को निगरानी सूची में। अमेरिका ने किस चीज़ के लिए, करेंसी मैनिपुलेटर यानी कि मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की सूची में डाला है इसको। ठीक है, तो हमें याद रखना है इस चीज़ को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली खबर क्या है, यूके में कानूनी रूप से वायु प्रदूषण के कारण पहली मृत्यु दर्ज की गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जाता है कि कानूनी रूप से वायु प्रदूषण के कारण पहली मृत्यु। इसका बैकग्राउंड ये था कि 2013 में 9 साल की एक बच्ची की डेथ हो गई थी श्वास की बीमारी के कारण। 2019 में उसके माँ बाप ने इस केस को दोबारा खुलवाया और कल उच्चतम न्यायालय जो कि वहाँ की है ब्रिटेन की, उसने ये फैसला सुनाया है कि बच्ची की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई थी, क्योंकि उसका घर वहाँ की मेन रोड के सिर्फ 30 मीटर दूर था और वहाँ पे लगातार प्रदूषण एक समस्या बनी हुई थी जिस कारण से उसकी मृत्यु हुई है। तो काफ़ी अहम फैसला है पर्यावरण की दृष्टि से। अगली खबर है कि कतर 2030 में एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो ये अक्सर पूछे जाते हैं कि किस खेल का आयोजन किस साल में कहाँ पे होगा। तो कतर जो है 2030 के एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा और 2034 में कौन करेगा, सऊदी अरब। ठीक है, तो कतर में दोहा में होगा, सऊदी अरब के रियाद में होगा। ठीक है, ये हालांकि इसके पहले भी 2 एशियाई खेल होंगे जो कि 2022 और 2026 में होंगे। तो 2022 के जो गेम्स हैं वो चीन के हांगझाऊ शहर में होंगे। याद रखना है 2022 का एशियन गेम्स चीन के हांगझाऊ शहर में होगा, जबकि 2026 का एशियन गेम जापान के आइशी और नगोया नाम के शहरों में होगा। आइशी और नगोया 2 अलग अलग शहर हैं, वहाँ पे आयोजित किया जाएगा 2026 का, जबकि 2022 का चीन के हांगझाऊ शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर। मिलते हैं आपसे कल के करंट अफेयर में। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए जिससे कि आपको यथासमय हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।